डियर स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स लवर्स, दिस इज रितेश सिंह। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट के नज़दीक के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता की थी, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी, जिसमें हम लोगों ने एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड की बात की थी, उसके नज़दीक के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इनफाइनाइट डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड पता की थी। इस तरह से बहुत से हम लोगों ने सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के नज़दीक के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था। और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के मेथड को आप एक बार याद करो कि क्या करते थे। उसमें हम एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेते थे और उस चार्ज एलिमेंट की वजह से उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते थे उस जो गिवन पॉइंट पर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम कंपोनेंट्स बनाते थे और देखते थे कि कौन से कंपोनेंट्स एडिंग कंपोनेंट हैं और कौन से कंपोनेंट्स कैंसिलिंग कंपोनेंट हैं। कैंसिलिंग कंपोनेंट को हटा देते थे और एडिंग कंपोनेंट को एक प्रॉपर इंटीग्रेशन के मेथड से हम लोग उस पूरी बॉडी को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करके, मतलब ऐड करके, हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते थे। और आप देखो कि इस मेथड में हमें चार्ज एलिमेंट पता करना, फिर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, फिर उसके एडिंग कंपोनेंट देखना, कैंसिलिंग कंपोनेंट देखना और फिर एडिंग कंपोनेंट को प्रॉपर लिमिट से ऐड करना, मतलब इंटीग्रेट करना, ये थोड़ा सा आपका एक लेबर वाला काम हो जा रहा है। काफ़ी इसमें हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक। बशर्ते ये मेथड आपका एक यूनिक और यूनिवर्सल मेथड है, लेकिन फिर भी हमें इसमें काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो फिजिक्स का हमेशा से ये गोल रहा है कि आपके कुछ लेबोरियस वर्क को क्या किया जाए, थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए, कम किया जाए, कि हम कुछ और भी टेक्निक यूज करें, कुछ और भी चीज़ें हम यूज करें, कुछ नेचर के और भी रहस्य को हम इसमें इंक्लूड करके कुछ चीज़ों को हम आसान करें। तो उस चीज़ों को आसान करने में सबसे पहली पहल गॉस ने की और गॉस ने देखा कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स थे हमारे, जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज, हमारे पास देखा कि अगर कोई एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास एक प्लेन सीट देखा, तो इस तरह के जो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस थे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने का इन्होंने एक अलग सा मेथड बनाया। और वो मेथड जो था वो बेसिकली चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन बताता था। तो उस रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ, और उस मेथड को यूज करके हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के नज़दीक के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से, कुछ थोड़ा बहुत अलजेब्रा कैलकुलस करके बड़ी आसानी से हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेते थे। तो गॉस लॉ जो था, गॉस लॉ के जो कंसेप्ट थे उनको हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर बात की जाए फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। तो अब बात आती है कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स मतलब किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, उसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी सरफेस से, किसी भी एक गिवन सरफेस से कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पेनेट्रेट करके बाहर चली गई, उस अमाउंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। या इसे हम बोलते हैं फ्लक्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग एक सिंबल भी देते हैं फाई, तो उसको हम यहां पर लिख देते हैं फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स के सिंबल को भी हम फाई देते हैं, तो फाई ई या फाई एम कुछ भी आप लिख सकते हो, तो आप इसे फाई ही अभी लिखेंगे। और इसके लिए बात की गई थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पेनेट्रेट्स द गिवन सरफेस। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है, कितने मात्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब उस किसी गिवन सरफेस से बह गई, फ्लो हो गई, उस अमाउंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे मान लो कि आपके पास ये एक सरफेस है और ये गिवन सरफेस है, और इसमें यहां पर इस गिवन सरफेस या इस पूरे स्पेस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ऐसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को पेनेट्रेट करेगी, उसको देखने के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ों को समझा। जैसे ये आपके पास एक सरफेस है, तो इस सरफेस का मान लो कि एक डी ए सरफेस है, एक छोटा सा सरफेस है डी ए, तो इस सरफेस का एरिया आपका क्या है, डी ए है।
तो अब इसे हम लोगों ने एक एरिया वेक्टर भी डिफाइन किया। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी गिवन सरफेस का जो एरिया है उस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर हम एक वेक्टर उस एरिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसे हम लोग बोलते हैं उसका एरिया वेक्टर। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक एरिया है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर अगर बात की जाए तो हम ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर एज्यूम कर लिया। अभी ये हमारी डायरेक्शन है और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर होगा, इस डीए अमाउंट के बराबर होगा। तो हमने इसको लिख लिया dA और इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। अब ध्यान रखना कि एरिया कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, लेकिन हम यहां पर कुछ चीजों को डिफाइन करने के लिए एरिया वेक्टर का टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी ये ना सोचना कि एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, चूंकि एक सरफेस है तो इस सरफेस की दो डायरेक्शन तो है। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस की दो डायरेक्शन तो है। इस एक प्लेन सरफेस एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इसे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हैं। तो इस डायरेक्शन पर हमने एक वेक्टर ले लिया और उस वेक्टर की लेंथ किसके बराबर, इस सरफेस के एरिया के बराबर, और इसकी डायरेक्शन इस सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर ऊपर या फिर नीचे कुछ भी बना सकते हैं। तो अब थोड़ा आप देखो कि इस एरिया वेक्टर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल गिवन है, मालूम है कि इसके बीच का एंगल है थीटा। तो इस छोटे से सरफेस से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम बोलते हैं यहां पर ई फ्लक्स। थ्रू डीए। इस डीए से कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए हमने नाम दिया डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब आपको समझ में आएगा कि हमने डी ए क्यों, क्योंकि ई जो हमारे पास है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम एरिया को भी एक वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम कर लेंगे तो जितना अमाउंट यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हम ई और डी ए के डॉट प्रोडक्ट से बता सकते हैं। पहले इसका मेजरमेंट किया गया और देखा गया कि भाई इसका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो तो इसी की जो अमाउंट हमने मेजर किया उसी के बराबर आ रहा है। तो क्यों ना हम इसका एक एरिया का एक वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और ई डॉट डी ए के फॉर्म में इसको बोल दिया जाए। और ये ई डॉट डी ए क्या होगा, ई डी ए और उसके बीच का एंगल है थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कि यूनिट पर अगर बात की जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप देखो कि यूनिट क्या है। ई आपके पास क्या है, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, और डी ए की यूनिट क्या होगी एरिया, तो मीटर स्क्वायर। तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला, अब देखो न्यूटन का क्या होता है mLT -2, मीटर स्क्वायर एरिया है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, और कूलम है, कूलम अपॉन में है तो अपॉन के लिए हम कूलम का क्या लिख सकते हैं, याद करिए आप, कूलम का होता है एम्पियर इन टाइम 80 और -1। और इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा m और L क्यूब और t -1 यहाँ से और -2 तो t -3 और a -1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इसको अक्सर बहुत से लोग इसकी डेफिनेशन ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पेनेट्रेट्स अ गिवन सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो अब अगर मान लो एक छोटा सा एरिया है, उस एरिया से अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है तो ये तो फॉर्मूला ये है। अगर मान लो कि आपके पास कोई एक डिफाइंड सरफेस है, उस डिफाइंड सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स
पता करना है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को हम इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर दें और वहाँ से इन चीज़ों को हम पता कर लें तो ई डॉट डी ए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वो सरफेस अगर हमें मालूम है, सरफेस की डायमेंशंस पता है, तो उसके प्रॉपर लिमिट के अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी। अब अगर मान लो हमारा सरफेस एक क्लोज सरफेस है, अगर उस केस में फ्लक्स अगर पता करना है तो थ्रू अ क्लोज सरफेस, उस केस में हम लोग काम वही करते हैं, हर सरफेस का जो फ्लक्स है उसको ऐड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बेसिकली भाई। तो उसको हमने इस तरह का एक सिंबल बनाते हैं और ये सिंबल बताता है कि आपका इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब क्लोज सरफेस के अराउंड आपका इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन के सिंबल पर एक सर्किल बनाना, इसका मतलब कि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस। तो अब बात हमेशा ये आएगी कि भाई आपका अगर क्लोज सरफेस है, अगर एक फ्लैट सरफेस है तो उस केस में तो आप एरिया वेक्टर तो बना सकते हो आसानी से, लेकिन अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है तो उस केस में एरिया वेक्टर की हमारे पास एक डायरेक्शन चूज करनी चाहिए। तो वो डायरेक्शन क्या होती है, तो कभी भी ध्यान रखना कि जो हमारे पास एरिया वेक्टर होता है हमेशा टुवर्ड्स आउटसाइड द सरफेस। कोई मतलब कोई जैसे मान लो ये कमरा है तो इस कमरे में जैसे मान लो ये वॉल है, तो इस वॉल के पर अगर ये देखा जाए एक प्लेन सरफेस है तो इसका इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स अगर पता करना होगा तो पहले हमें इसका एरिया वेक्टर पता करना होगा। तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस से मतलब बाहर की तरफ इधर, अगर हम ऊपर वाले सरफेस की बात करें तो उसका एरिया वेक्टर एक कमरे के अंदर एज्यूम करिए तो कमरे के अंदर 6 फेसेज हैं, तो हर फेस का एरिया वेक्टर उसको पेनेट्रेट करता हुआ उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, मतलब इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर, ऊपर जो हमारा सीलिंग है उसका सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर, नीचे वाला फर्श है उसका एरिया वेक्टर और अंदर। तो इस तरीके से कोई भी सरफेस है तो उसका अगर क्लोज सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा उसके आउटसाइड की तरफ, आउटसाइड जो नॉर्मल होगा वही उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो एरिया वेक्टर हम लेते हैं अगर कोई क्लोज सरफेस है तो वो क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड द नॉर्मल होना चाहिए, मतलब जो बाहर वाला जो आपके पास नॉर्मल है वही आपकी क्या है, उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक, तो ये तो रहा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो कुछ हम लोग अब न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसी क्लास में आज, और वहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे पता करते हैं। तो कुछ आज प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लो कि आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है कि अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज, ये क्वेश्चन आपका है कि अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड with its positive normal making an angle of 60 degree with a uniform electric field of 20 volt per meter. Find the flux of electric field through the surface bounded by the frame. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपके पास, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है इस तरीके से, ठीक, और इसकी डायमेंशन आपको दे दी गई है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पर इसका पॉजिटिव नॉर्मल बोला गया है, गिवन डायरेक्शन में है कि इसका पॉजिटिव नॉर्मल आपका ये है, ये हमारा पॉजिटिव नॉर्मल है, ठीक। और इस पॉजिटिव नॉर्मल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से गिवन है, और ये आपका एंगल जो है 60 डिग्री है। तो बोला जा रहा है कि इस सरफेस से, जो ये सरफेस आपके पास है एक फ्रेम जो है, वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। तो कुछ नहीं, आपके पास E की वैल्यू गिवन है और E की वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर, E भी गिवन है आपको, ठीक। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्या होगा, E डॉट, अगर इसका एरिया आपका नॉर्मल इधर दे दिया है, E डॉट अगर हम डेल्टा ए, इसका एरिया अगर डेल्टा ए मान लेते हैं तो E डॉट डेल्टा ए हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, E डेल्टा ए कॉस 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 60 डिग्री। E की वैल्यू पता है, D जो डेल्टा ए, अब हम लोग ये सारी चीज़ें लिखें, E कितना है
20 वोल्ट पर मीटर। डी ए क्या है, देखो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर एक स्क्वायर फ्रेम है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया तो हमको इसको क्या करना होगा, मीटर लिख लेंगे। और cos 60 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 10। अब देखो 10 10 और 10, ये 10 यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, ये क्या आ जाएगा 10 के पावर 3 और यहाँ पे 10 के पावर -2 है, 10 के पावर -2 10 के पावर -4 इंटू 10 के पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1 और 10 के पावर -1 का मतलब 0.1। तो जो फाई आपका जो यहाँ से फ्लक्स है 0.1 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितना आसान सी चीज़ थी कि अगर हमें इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पेनेट्रेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पता करो जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो भाई जाहिर सी बात है अगर ये E है तो ये तो हम E cos थीटा, देखो E और थीटा हम यही तो देखो, इसको देखो E cos थीटा ही तो यहाँ पर कर रहे हैं, डॉट इंटू डी ए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कंपोनेंट पता कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और उसके बाद फिर हम उसमें उसके एरिया वेक्टर से, मतलब उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट किया तो वो हमको मिल जा रहा है। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग फ्लक्स कैसे, किसी भी सरफेस का फ्लक्स कैसे पता करेंगे, ये चीज़ है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर है, उसके सेंटर पर आपके पास एक चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड है। टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज द पॉजिटिव, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे है कि एक स्फीयर है और उसके सेंटर पर एक चार्ज Q रखा हुआ है और इसका रेडियस R है और ये बोला जा रहा है कि इससे मतलब कितना फ्लक्स पास होगा। तो अब सबसे पहली चीज़ तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। हमको मालूम है कि ये चार्ज अगर यहाँ पर सेंटर पर रखा हुआ है तो इसके इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, मैग्नीट्यूड सबका तो सेम होगा, बस केवल डायरेक्शन अलग होगी, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन और सब कुछ जानते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन सब की इस तरीके से हम लोग बता ले जाएंगे। ये सब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि एक छोटे इस सरफेस का जो नॉर्मल आपका एरिया वेक्टर है ये इसके बाहर की साइड में टूवर्ड्स में नॉर्म आउटसाइड ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी छोटे से पहले सरफेस पे देख लो। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ले लिया, कंसीडर कर लिया, और ये छोटा सा सरफेस हमारा जो है ये इसका एरिया जो है वो है DA और इसकी डायरेक्शन हमने मान ली इधर, क्योंकि बाहर की तरफ है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने ले ली इधर DA। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, मतलब अगर पॉइंट चार्ज है और उसके अगल बगल एक स्फेरिकल सिस्टम बना दिया गया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्फीयर को हमेशा पेनिट्रेट करते हुए, मतलब उसके सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर निकलेगी। यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी सरफेस और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, और जो हमने एरिया वेक्टर लिया है उसका भी एंगल हमेशा मतलब क्या होगा, उस सरफेस के आउटसाइड, मतलब उसके नॉर्मल ही हमें उसके परपेंडिकुलर ही एक एरिया वेक्टर लेना होता है। तो अगर हम एक छोटे से एरिया, इस छोटे से एरिया DA का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करें d फाई, तो d फाई इक्वल टू क्या होगा E डॉट DA।
अब ई डॉट डी ए देखो क्या हो रहा है, ई और डी ए इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ई डी ए। ठीक, अब अगर हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट चार्ज से कितना सेपरेशन है, कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है, Q बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन हमने बताई हो। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। अब देखो ये सारी चीज़ आपकी क्या है, कांस्टेंट है। इस पॉइंट पर भाई Q चार्ज अंदर का चार्ज है तो ये कांस्टेंट है, इस स्फीयर का रेडियस r है तो ये कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है। तो हमारे पास डी फाई इक्वल टू दिस। तो अब अगर हमें मान लो कि फाई पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पता करना है, तो इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर हम एक प्रॉपर लिमिट में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर डी ए। तो ये बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या कर दें, इसको बाहर निकाल दें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसको करेंगे, डी ए को, मतलब इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करके। और ये देखो कि इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना है, तो इस स्फीयर के आउटर सरफेस का पूरा एरिया हम लोगों को इंटीग्रेट करके लिखना है, मतलब बताना है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और स्फीयर का एरिया जो होता है, मतलब सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और आप देखो कि कैंसिल होके क्या चीज़ें आ रही हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और बच गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो इस चार्ज की वजह से, मतलब इस चार्ज का इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ, मतलब इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इस सरफेस से कितना पास हुआ, अगर हमें ये पता करने की बात की जाए तो वो किसके बराबर आया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो हमने वही बात की थी शुरुआत में कि गॉस लॉ ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन बनाया था। तो अब देखो कि जो फाई है वो क्या है, ई डॉट डी ए के बराबर या ई डी ए। तो अगर हमें ई डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो ई भी तो हम वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हम ये ई पहले से हमको पता न हो तो इस तरह की चीज़ों को यूज करके गॉस ने बड़ा अच्छा सा रिलेशन दिया था, उसे हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। लेकिन आज हम लोग बस केवल इस क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक, तो ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है, एक दो हम और लेते हैं और उसको देखते हैं हम लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस एंड सर्कुलर सरफेसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि एक आपके पास इस तरह का एक सरफेस दिया हुआ है, गिवन सरफेस है, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और ये बोला जा रहा है कि देखो इसमें दो सरफेस है, एक ये सरफेस आपके हैं जिसको हम सर्कुलर सरफेस बोलते हैं, और ये आपके पास एक सरफेस है भाई, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के भाई आपके पास दो सरफेस है, एक सर्कुलर और ये एक कर्व सरफेस जो आपका है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस और कर्व सरफेस से, ये सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी, इधर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हम इसको बनाते हैं। जैसे मान लो इस पॉइंट पर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पर भी इधर भी क्या होगी,
इधर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहां पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस डायरेक्शन में होगी। चलिए मान लो हमने यहां पर एक एरिया ले लिया, ये हमारा एरिया है, पूरा पूरा सर्कुलर है, ये एरिया ले लिया। अब इसका रेडियस भी हम बात कर लेते हैं कि इसका रेडियस है हमारे पास r, तो ये भी रेडियस कितना हो जाएगा r। तो हमने ये ले लिया, तो इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हुआ है इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस एरिया का एरिया वेक्टर हमें पता करना पड़ेगा। तो अब इसका एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा बाहर की तरफ, क्योंकि देखो ये एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इस सरफेस का इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, और ये हमारे पास जो सरफेस है इसको एक एज्यूम करो कि ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इसका भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इस वाले पॉइंट पे इधर, इस वाले पॉइंट पे इधर, इस वाले पॉइंट पे इधर, अंदर वाले पॉइंट का इधर, इस तरीके से होगा। तो इसका एरिया वेक्टर जो हमने बनाया है, ये एरिया, इस एरिया को अगर हमने मान लो डेल्टा ए बोल दिया, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा बाहर की तरफ, डेल्टा ए। और ये भी सेम एरिया होगा, ये भी हमारा डेल्टा ए है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इधर इस डायरेक्शन में होगा, डेल्टा ए। ठीक, यहां पर अगर हमने मान लीजिए कि एक एरिया ऐसे ले लिया, डेल्टा A1, तो इसका एरिया वेक्टर यहां पर क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, डेल्टा A1 वेक्टर बना दिया। अब आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से समझो, देखो क्या है। इस वाले सरफेस, जैसे मान लो सरफेस आपका ये जो सर्कुलर सरफेस है, ये पहला सरफेस ये 1 है, ये दूसरा सरफेस है, और ये आपका एक कर्व सरफेस है। तो अगर सरफेस 1 से फ्लक्स की बात की जाए तो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इधर, और डीए किधर है? ये। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ई डेल्टा ए, और उस केस में क्या आ जाएगा? कॉस 180 डिग्री, क्योंकि ई डॉट डी ए करेंगे तो उसके बीच का एंगल क्या है? इसके बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? φ1 इक्वल टू माइनस ई डेल्टा ए। उसी तरीके से दूसरे वाले सर्कुलर सरफेस से अगर हमें ए निकालना है फ्लक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ई डेल्टा ए कॉस 0, क्योंकि ई और डी ए के बीच का एंगल क्या है? 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो φ2 की वैल्यू हो जाएगी ई डेल्टा ए। ये φ2 आ गया, ये आपका φ1 है। और ये दोनों के दोनों किसके वजह से हैं? सर्कुलर सरफेसेस की वजह से हैं। अब अगर हम इसके कर्व सरफेस मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें, तो इसमें देखो कि इनके बीच का एंगल क्या है? ये 90 डिग्री है। जो एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि हर जगह पर, यहाँ पर अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही होगी। चाहे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो अब अगर हमारे पास इस वाले फ्लक्स को हम लोगों ने φ3 नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा ई डेल्टा A1 कॉस 90, और यहाँ से φ3 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पर भी हम यूनिट लिख लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब क्योंकि पूरे सरफेस का हमने एरिया वेक्टर देख लिया, अब यहाँ पर इतना छोटा, इस छोटे से वॉल्यूम का ये सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर, ये फ्लक्स जो है वो हमारा 0 है। तो अब अगर इसी तरीके से इसके जितने भी पार्ट हैं उन सबको ऐड करेंगे, तब भी हमारे पास कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्योंकि आप इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के सरफेस को
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टच करते हुए, मतलब उसको एकदम स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है, और उसका एरिया वेक्टर हमेशा उसके टचिंग पॉइंट से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हर एक पॉइंट पर इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, मतलब कोई भी उसको पेनेट्रेट नहीं करेगा, मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पेनेट्रेट नहीं कर रही है, और जब पेनेट्रेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो पेनेट्रेट करना जरूरी है। तो इसका मतलब नेट फ्लक्स की अगर बात कर लें हम, तो फाई इक्वल टू आपके पास हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और ये अगर देख लिया जाए तो आपके पास केवल और केवल आ जाएगा माइनस ई डेल्टा ए प्लस ई डेल्टा ए प्लस जो फाई 3 हमारे पास है वो सबका सारे के सारे जो सिलेंड्रिकल सरफेस था उन सब के लिए ये जीरो था, और यहाँ पर देखा जाए तो नेट फाई आपका क्या हो गया, 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नेट फ्लक्स यहाँ पर क्या है, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 0। अब आपके पास एक क्वेश्चन और हम लोग, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाई E इक्वल टू 3x I प्लस 4j न्यूटन पर कूलम penetrates a Gaussian cube shown in the figure. What is the electric flux through the right face, left face and the top face? इसके लिए यहाँ पर एक इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। अब देखो, इस वाले पॉइंट को इन्होंने बताया है कि ये वाला जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 1 मीटर। इस पॉइंट का जिक्र यहाँ पर किया गया है, x इक्वल टू 1 मीटर, और ये है x इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। और ये आपके पास ये x एक्सिस है, ये I में है, ठीक है। ये आपके पास y एक्सिस है, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है आपका है वो j है, इसका यूनिट वेक्टर I है। अब इससे बोला जा रहा है कि लेफ्ट फेस, राइट फेस एंड टॉप फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको बताना है। और ये एक क्यूब है, क्यूबिकल आपके पास एक सरफेस है, और ये इस पूरा इनक्लोज्ड है, और ये क्यूब के आपके पास राइट फेस जो है वो ये है, ये वाला आपका फेस राइट है, जिसको हम थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं। ये आपका राइट फेस है। ये हमारा राइट फेस है। अब इस राइट फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, DA, और किस डायरेक्शन में होगा, I डायरेक्शन में। ये राइट फेस है। लेफ्ट फेस कौन सा है, वो ये है लेफ्ट फेस, इसको हम अलग कलर से बनाते हैं। ये हमारा लेफ्ट फेस है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, और ये हो जाएगा माइनस DA I कैप, क्योंकि अगर ये प्लस x प्लस I डायरेक्शन है तो ये क्या होगा, माइनस I डायरेक्शन। तीसरा आपका जो टॉप फेस बोला गया, तो टॉप फेस आपका ये वाला है, ये आपका टॉप फेस है,
इस फेस की बात की जा रही है। तो इस टॉप फेस का अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर इधर होगा, क्योंकि इसका एरिया का मैग्नीट्यूड तो तीनों के तीनों फेस का सेम होगा, लेकिन बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। और ये होगा DA, और ये y एक्सिस में है तो ये आपके पास J कैप। ये आपका ये लेफ्ट फेस है, ये राइट फेस है, और ये टॉप फेस है। तो इन तीनों फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जो है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में वेरिएबल है। देखो x अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर चेंज होगी, y में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रही है। y देखो 4J है, मतलब J डायरेक्शन में y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये हमारा राइट फेस है उस पर फ्लक्स की बात करें तो फाई r इक्वल टू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ER, इलेक्ट्रिक फील्ड ER डॉट DA। तो अब ER क्या होगा इस राइट फेस पर, ER को लिखो 3xi प्लस 4j, और इसके बाद हमारे पास ये DA को लिख लेंगे DA, और ये किस डायरेक्शन में है, I एक्सिस की डायरेक्शन में है ये, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। मतलब उसको छोटे से एरिया से हम इस पूरे एरिया की बात कर लेंगे तो हमें पास वो मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो राइट फेस है वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस पर अलग है, राइट फेस पर अलग है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो उसमें आप देखो कि इस फेस के लिए x की वैल्यू कितनी है। ये आप इस डायग्राम को थोड़ा इमेजिन करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये फेस ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, तो उस केस में आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट कर देंगे यहाँ, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 3 × 3i प्लस 4j डॉट DAi। और यहाँ पर देखा जाएगा तो देखो डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो उस केस में क्या आ जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, और i का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 1, i और j का जो हो जाएगा 0। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, 9, 3 × 3 9, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dA का। अब dA एरिया वेक्टर है, ये DA एरिया, तो इस पूरे सरफेस का, राइट सरफेस का एरिया कितना होगा। अब आप देखो इसका एरिया, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी, मतलब इसका डायमेंशन देखो ये 1 है और ये 3 है, तो ये पूरी की पूरी डायमेंशन कितनी है, 2 मीटर की है। तो भाई एक क्यूब है ना, तो 2 मीटर इसकी लंबाई होगी, 2 मीटर चौड़ाई होगी, और 2 मीटर ही उसकी ऊंचाई होगी। तो इस फेस का एरिया क्या होगा, एक क्यूबिकल एक कमरा है तो उसके एक फेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड। तो मतलब लेंथ भी 2 है और ब्रेड भी आपकी 2 है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। और इस केस में यहाँ पर इसके एरिया कितना आ जाएगा, 4, तो ये आ जाएगा 36, और ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। तो आपके पास आ गया फाई r, मतलब राइट फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर देखा जाए फाई l, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EL डॉट DA इसका एरिया। अब EL उसको हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3xi प्लस 4j, और DA हमारा क्या होगा, लेफ्ट फेस पर माइनस DAi है, डॉट माइनस DAi। और आप देखो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा,
3x i और i का मिलके 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और dA, ठीक। तो -3x बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन केवल और केवल dA। और देखो x लेफ्ट फेस पर x की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ से ये कितना है, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा -3। और dA कितना होगा, इस वाले फेस का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो भी 4 आएगा, तो इनटू क्या आ जाएगा 4, तो हमारे पास फाई L क्या आ जाएगा -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया लेफ्ट फेस का फ्लक्स। अब अगर हम राइट टॉप फेस के फ्लक्स की बात करें तो टॉप फेस का जो होगा फाई T, और वहाँ पर भी बात वही करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ET डॉट dA। तो ET EXI प्लस 4J डॉट, और इसका एरिया वेक्टर DAJ है, तो DAJ डायरेक्शन में है, ठीक। तो अब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें 3xi प्लस 4j डॉट DAJ, तो भाई देखो i का j के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0, j का j के साथ ही होगा, तो वो तो आपके पास, मतलब ये जो है इसका जो 3x वाला कंपोनेंट है, मतलब ये कंपोनेंट इस पर कोई फ्लक्स नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो इसका x एक्सिस के डायरेक्शन में है, और ये सरफेस जो है वो हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल सरफेस है, तो x एक्सिस को पेनिट्रेट कभी भी नहीं कर पाएगा, ये पोर्शन कभी भी x एक्सिस को पेनिट्रेट नहीं करेगा। सेम वैसे ही जो 4j था इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, वो देखो ये लेफ्ट और राइट फेस को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो 3xi वाला कंपोनेंट था और ये 4j वाला कंपोनेंट है, और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 3xi प्लस 4j न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। तो अब देखो 3xi वाला कंपोनेंट तो लेफ्ट और राइट फेस को पेनिट्रेट कर रहा है, 4j वाला नहीं कर रहा, 4j वाला केवल टच कर रहा है उसको। जब टच कर रहा है तो 4j का कोई भी कंपोनेंट हमें नहीं मिला। देखो इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो j का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ पर कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं मिला, केवल i का i के साथ मिल रहा था। सेम वैसे यहाँ पर भी j का i के साथ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट अब इस वाले सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है और ये वाला कंपोनेंट इस सरफेस को केवल टच कर रहा होगा। इसका मतलब x कंपोनेंट अब यहाँ पर फ्लक्स नहीं देगा, केवल और केवल y कंपोनेंट देगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 dA। और dA कितना होगा आप बता दो, इसका dA क्या होगा, क्योंकि डायमेंशन इसकी 2 है तो इसमें 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 4, तो फाई टॉप सरफेस जो है वो 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमने देखा कि जो टॉप फेस है उस पर जो फ्लक्स पास हो रहा है जो तो 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो राइट फेस है उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 36 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और जो लेफ्ट फेस है उससे जो फ्लक्स हो रहा है -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसी तरीके से हम लोग जो इसका फ्रंट है और रियर है और बॉटम वाला है उससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पता कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे भी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना, वहाँ पर इसकी डायमेंशन देखना कितना हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको रिजल्ट उसी से आसानी से मिल जाएगा। बस अगर आपको इस पॉइंट पर इसका देखना है, इस वाले सरफेस का बॉटम वाले का, तो बॉटम वाले का एरिया वेक्टर आप डिसाइड कर लेना अच्छे तरीके से, और ये हो जाएगा DA माइनस DAJ। उसी तरीके से ये वाला और ये वाला, तो ये x है ये y है तो ये z होगा, तो उसमें k में आएगा। और आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो k कंपोनेंट में है ही नहीं, तो जो आपका फ्रंट वाला सरफेस है और जो आपका रियर वाला सरफेस है उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, हमेशा टच करेगा।
तो इस केस में वहाँ पर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये रही आज हम लोग की क्लास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, और अगली क्लास में हम लोग अब गॉस लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, और वहाँ से हम लोग कुछ जो सिमेट्रिकल कंडीशंस थी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से बता सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में रिलेशन को यूज करके हम लोग कुछ एप्लीकेशंस करेंगे गॉस लॉ के, जिसमें हम लोग एक लाइन चार्ज के नज़दीक की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते, एक डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते। इस तरीके के एप्लीकेशंस अब हम अगली क्लासों में करेंगे। थैंक यू।